जहाँ सभ्यता की जड़ें हजारों साल पुरानी हैं, वो ज्ञान जिसने इंसान और प्रकृति को एक साथ चलाना सिखाया था, लेकिन कभी ये हमारे जीवन का हिस्सा हुआ करता था, बिना किसी फैंसी नेम के। भारत ने वो रास्ते बनाए जो न केवल सुंदर थे, बल्कि पर्यावरण के लिए वरदान भी थे। ये हमारी जड़ें हैं, हमारी पहचान है। वेलकम टू इको वाइब इंडिया, आ जर्नी थ्रू टाइम टू रीडिस्कवरी इंडियाज फॉरगॉटन इको इनोवेशन। बहुत पहले, जब दुनिया को पर्यावरण संकट का मतलब भी नहीं पता था, भारत के लोग धरती के साथ तालमेल बनाकर जीना जानते थे। चलो शुरू करते हैं जीवन के स्रोत से, पानी से। राजस्थान और गुजरात की सूखी धरती पर आज भी खामोशी खड़ी है। वो बावड़ियाँ, धरती के भीतर उतरी हुई अद्भुत संरचनाएं, ये सिर्फ पानी जमा करने की जगह नहीं थी, बल्कि जीवित मंदिर थी। पाटन की रानी की बावड़ी, लगभग 1000 साल पुरानी, आज भी अपने शिल्प और विज्ञान दोनों से हैरान करती है। हर सीढ़ी इस तरह बनाई गई है कि नीचे जाते जाते तापमान कम हो जाता है। पानी की पूजा, समाज का संगम और एक गहरी समझ कि पानी केवल संसाधन नहीं, संस्कार है। दक्षिण से उत्तर तक भारत ने बारिश की हर बूंद का स्वागत किया, तालाबों, नालों और झीलों के रूप में। सिंधु घाटी सभ्यता का धोलावीरा दुनिया की सबसे पुरानी जल प्रबंधन प्रणाली में से एक है। सभ्यता नदियों के किनारे नहीं, बल्कि पानी की इज्जत करना सीखकर जन्मी थी। रासायनिक खादों से बहुत पहले भारतीय किसान मिट्टी की सेहत समझते थे। गोबर, राख और नीम, क्योंकि वो धरती के अनुकूल थे, ट्रेंड नहीं। संगम साहित्य से लेकर ऋग्वेद और अर्थशास्त्र तक हर जगह खेती के टिकाऊ तरीकों का वर्णन मिलता है। एक सीधा सिद्धांत है, प्रकृति से उतना ही लो जितना वापस कर सको। लद्दाख के मिट्टी के घर हो या केरल के लकड़ी के नालुकट्टू, हर जगह जलवायु के हिसाब से घर बनाए जाते थे। मोटी दीवारें, खुले आंगन, प्रकृति, हवा, बिना किसी मशीन के सुखद जीवन। वास्तु शास्त्र केवल धार्मिक नहीं था, ये एक वैज्ञानिक समझ थी। प्रकृति के अनुरूप राज्यों के बदलने के साथ पर्यावरणीय समझ भी बदलती गई। कुतुब मीनार के पास खड़ा लोहे का स्तंभ 1600 साल से बिना जंग लगे खड़ा है। इसका रहस्य था उसका मिश्रण, फॉस्फोरस और परंपरागत लोहे को ढालने की तकनीक। एक ऐसा धातु विज्ञान का चमत्कार जिसे आज भी वैज्ञानिक समझने की कोशिश करते हैं। हम्पी से लेकर जयपुर तक शहर प्रकृति के अनुसार बनाए गए थे। हम्पी में प्राकृतिक नालों से सिंचाई होती थी। हर गली, हर चौक टिकाऊ जीवन का प्रतीक था। भारतीय वस्त्र परंपरा कपास, रेशम, नील, कला और पर्यावरण का संगम थी। रंग फूलों और जड़ों से बनाए जाते थे। नील, हल्दी, मंजिष्ठा पूरी तरह प्राकृतिक थी। ये वस्त्र नहीं, जीवन दर्शन थे। कोणार्क से खजुराहो तक मंदिर पूजा स्थल ही नहीं, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र थे। हर मंदिर अपने चारों ओर जैव विविधता को संजोए हुए था। पत्थर को गढ़ा नहीं जाता था, उसे धरती से जोड़ा जाता था। फिर वो दौर आया जब इंसान और धरती का रिश्ता कमजोर पड़ गया। औपनिवेशिक शासन ने हमारी पारंपरिक प्रणालियों को कमजोर कर दिया। प्राकृतिक खेती की जगह नकदी फसलों ने ले ली। हस्तशिल्प मशीनों की रफ्तार में दब गई। हमने पश्चिम की नकल शुरू की और अपनी ही परंपराओं को भुला दिया। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ लोगों ने हार नहीं मानी। अन्ना हजारे ने रालेगन सिद्धि में परंपरागत जल संरक्षण को फिर से जीवित किया। राजेंद्र सिंह ने पुराने जल मार्गों से सूखी नदियों को फिर से बहा दिया। आज वैज्ञानिक वही समझने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे पूर्वज बिना प्रयोगशाला के कर लेते थे। आज दुनिया ग्रीन आर्किटेक्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग और सस्टेनेबिलिटी की बातें कर रही है, पर भारत ने ये रास्ता सदियों पहले ही बना लिया था। अब हमें कुछ नया नहीं बनाना, बल्कि पुराने को याद करके नए समय में ढालना है। सोचिए, अगर हम
बावड़ियों से सीखें, मंदिरों की छतों पर सोलर लगाएं और खेती को फिर से प्राकृतिक बनाएं, तो क्या हम धरती को नहीं बचा सकते? उत्तर पश्चिम से नहीं, हमारी अपनी मिट्टी में है, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी हमारे लिए कोई ट्रेंड नहीं, हमारी विरासत है। भारत के नवाचार सिर्फ विज्ञान नहीं थे, वो जीवन दर्शन थे। कम लेना, ज़्यादा देना, यही भारतीय जीवन का सार था। जब दुनिया जलवायु संकट से जूझ रही है, हमें भविष्य नहीं, अपने अतीत को देखना चाहिए, क्योंकि जवाब हमेशा से यहीं थे। इको वाइब, जहाँ अतीत हमें सिखाता है कि भविष्य कैसे बनाना है।